जय हिंद दोस्तों, क्राइम की सच्ची कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपने बच्चों का भी ख्याल रखते होंगे। मैं आपका दोस्त के आपके सामने एक नई कहानी के साथ फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो किसी क्राइम की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी अद्भुत कहानी है जिसे सुन करके न केवल आप हैरान हो जाएंगे बल्कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज आपके सामने मैं बात करने जा रहा हूं एक पुनर्जन्म की कहानी की। दोस्तों, जैसे ही मैंने पुनर्जन्म कहा, जरूर आपके दिमाग में वो हजारों वो सैकड़ों किस्से आ गए जो विभिन्न विभिन्न गांवों से और शहरों से हमारे बीच हर साल आते हैं। कैसे सतनाम सिंह हर सेवक बन गया, कैसे कल का पप्पू आज का राजेश बन गया, कैसे महाराष्ट्र में वो लड़की उसके घर चली गई, कैसे वो छोटी बच्ची सबको अपनी माँ बताने लगी। इस तरह की कई कहानियां हमने सुनी और देखी भी है, लेकिन खुद गीता में भी ये उपदेश दिया गया है। आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि आत्मा अजर और अमर है और ये शरीर को जब छोड़ती है तो दूसरे शरीर में प्रविष्ट करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों पैदा हुए हर बच्चे को अपने पिछले जन्म की कहानी याद नहीं होती? क्यों केवल कुछ ही बच्चों को अपनी पुराने जन्म की बातें याद रहती हैं? इस बात में कितनी सत्यता है, इस कहानी के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, ये कोई आम कहानी पुनर्जन्म की नहीं है, बल्कि भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी ने स्वयं एक कमेटी बनाई जिसमें बहुत से शिक्षाविद और वकील थे। उन वकीलों को इस बात की पुष्टि और जांच करने के लिए भेजा गया कि वास्तव में पुनर्जन्म की कहानी क्या है और उन्होंने उसका क्या रिजल्ट दिया। इस कहानी के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा भारत की वो ऐतिहासिक पुनर्जन्म की कहानी। तो दोस्तों, 8 जनवरी 1908 को मथुरा के पास एक चतुर्भुज फैमिली जो कि एक गांव में रहती थी, वहां पर एक कन्या का जन्म होता है, एक लड़की का जन्म होता है और उस लड़की का नाम लुगदी रखा जाता है। लुगदी जब 10 साल की थी, क्योंकि पुराने जमाने में जल्दी शादियां हो जाती थी, तो लुगदी जब 10 साल की थी तो उसकी शादी मथुरा के एक कपड़ा व्यापारी केदारनाथ चौबे से कर दी जाती है। 10 साल की शादी होने के बाद उनका गौना होता है। दोस्तों, गौना मैं आपको बता दूं, गौना एक प्रथा है जिसके अंदर लड़की अगर छोटी उम्र में शादी हो जाए तो वो एक लंबा समय, जब तक उसकी उम्र 18 या 20 साल ना हो जाए, अपने माँ बाप के पास रहती है और 18 या 20 साल की होने के बाद फिर अपने पति या अपने ससुराल में जाती है। तो लुगदी का गौना हो जाता है। गौना होने के बाद वो अपने माँ बाप के कुछ दिन साथ रहती है और जब उम्र आती है तो वो अपने पति के पास जाती है और वहां पर एक शादीशुदा जिंदगी व्यतीत करने लगती है। हालांकि केदारनाथ चौबे की ये दूसरी शादी थी, क्योंकि उनकी पहली पत्नी की मौत हो जाती है। शादी गौना होने के बाद जब लुगदी अपने परिवार, अपने ससुराल में जाती है, उसके कुछ सालों बाद लुगदी प्रेग्नेंट होती है और उसको एक संतान पैदा होती है। लेकिन बदकिस्मती से संतान की मृत्यु हो जाती है। परिवार पर मानो एक पहाड़ सा टूट जाता है। लेकिन समय वहीं नहीं ठहरता। सितंबर 25, 1925 को लुगदी दोबारा से प्रेग्नेंट होती है और इस बार उसकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन इसी बीच वो एक बच्चे को, एक लड़के को जन्म देती है। लेकिन मैंने कहा, बदकिस्मती से तबीयत खराब होने की वजह से केवल बच्चे को जन्म देकर 9 दिन के बाद लुगदी की मौत हो जाती है। लुगदी की मौत होने के बाद परिवार पर एक पहाड़ सा टूट जाता है। परिवार बहुत उदास हो जाता है। लेकिन मैंने कहा, समय रुकता नहीं, परिवार फिर चलता है और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसका नाम नवनीत लाल रखा गया। लुगदी की मौत के 1 साल 10 महीने और 7 दिनों के बाद दिल्ली में 11 दिसंबर 1926 को बाबू रंग बहादुर माथुर नामक एक आदमी के घर एक लड़की का जन्म होता है। अब जब उस लड़की का जन्म उस घर में होता है तो आप जानते हैं घर में खुशियां आ जाती हैं, लोग बहुत खुश होते हैं। परिवार बहुत अच्छा था, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। 4 साल तक लुगदी जब बड़ी हुई तो चुप रहती थी, बहुत कम बातें करती थी। लेकिन अचानक से एक दिन लुगदी ने बहुत जोर जोर से बातें करनी शुरू कर दी।
दोस्तों, मैं बार बार लुगदी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये वही लुगदी थी जो 1 साल 10 महीने और 7 दिन पहले मरी थी। चूंकि इस बच्ची जो 4 साल की थी, इसका नाम शांति देवी रखा गया। तो मैं यूं कहूं कि शांति देवी जब 4 साल की थी, उस समय अचानक से बहुत तेज गति से बोलने लग जाती है। परिवार वालों का आश्चर्य हो जाना तब शुरू होता है, वो तब चौंक जाते हैं जब वो देखते हैं कि शांति देवी ब्रिज भाषा का यूज कर रही थी। हाँ दोस्तों, मथुरा की जो भाषा होती है, शांति देवी उसको बोलने लग जाती है। लेकिन परिवार चूंकि दिल्ली से था, उनका ना तो मथुरा से कोई नाता था, ना उनका कोई रिश्तेदार कभी वहां रहा, ना दूर दूर तक उन्होंने उस भाषा को कभी बोला और सुना। लेकिन वो हैरान हो गए जब पहली बार शांति देवी ने उस भाषा में बात करी। अब जब उस भाषा में बात करी, एक बार तो परिवार वालों को लगा कि चलो ऐसे ही बच्चे ने बोल दिया है, वो हो सकता है कोई ऐसे बड़ी होगी तो देख लेंगे। 6 साल की होती है। तो अचानक से एक दिन परिवार वालों से कहती है कि मेरा नाम लुगदी है और मेरा एक पति है, मेरा एक बेटा है, मेरे सास ससुर हैं, मेरे जेठ हैं, हमारा एक घर है मथुरा में, द्वारकाधीश मंदिर के सामने। ये बात सुनकर सारे परिवार वाले चौंक जाते हैं। वो इसी बात का एहसास नहीं कर पाते कि ये कह क्या रही है। उनमें से शांति देवी के पिता शांति से पूछते हैं, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पति कैसा दिखता है? 1 मिनट के अंदर अंदर बताती है कि वो गोरे हैं, वो चश्मे पहनते हैं, उनके गाल पर एक मस्सा है। ये बात सुनकर उनके फादर थोड़े चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी बेटी पर किसी बाबाओं का, किसी काले मंत्र तंत्र का साया पड़ गया है। वो उसे लेकर के एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उससे पूछते हैं, बेटा बताओ क्या कह रहे हो आप? तो डॉक्टर को बताती है कि डॉक्टर साहब, मेरा पहला बेटा मर गया था क्योंकि वो सजेरियन हुआ था। अब सजेरियन शब्द का जब लुगदी इस्तेमाल करती है तो डॉक्टर भी एक बार चौंक जाता है कि ये शब्द एक 7 साल की बच्ची ऐसे शब्द कह रही है, 7 साल की बच्ची ऑपरेशन बता रही है। डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाता और बोलता है कि इसको आप फिर किसी को दिखाइए क्योंकि ये बात कुछ और ही है। परिवार वाले लोग पति का नाम पूछा तो पति का नाम उसने नहीं बताया, और जब भी पति का नाम पूछते तो वो शर्मा जाती। लेकिन बहुत बार पूछने पर भी उसने साफ मना कर दिया कि मैं अपने पति का नाम आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी। लेकिन उसी दौरान शांति देवी पिता के एक दोस्त जिनका नाम बाबू बिशन चंद था, वो दिल्ली में दरियागंज के पास एक स्कूल था रामजस, वहां पर अध्यापक थे, उन तक भी ये बात पहुंची। चंद उनके पिता से मिलने उनके घर आते हैं और वो अकेले में शांति देवी से बात करते हैं। शांति देवी से जब वो उसके परिवार के बारे में पूछते हैं तो शांति देवी तोते की रट लगाकर वो सारी बातें उन्हें बता देती है। लेकिन बात वहीं अटक जाती है, वो अपने पति का नाम उन्हें नहीं बताती। और चूंकि वो समझदारी दिखाते हैं और शांति देवी से उसके परिवार वालों से मिलाने का वादा करते हैं, तो पहली बार उनको नाम बताती है। मेरे पति का नाम केदारनाथ चौबे है और वो मथुरा में एक कपड़े की दुकान चलाते हैं। क्योंकि उस समय आबादी बहुत कम थी, लेटर का प्रचलन था। विशंबर दास एक चिट्ठी लिखते हैं केदारनाथ चौबे के लिए। वो चिट्ठी में एड्रेस लिखते हैं। जब एड्रेस पूछते तो वो कहती हैं कि द्वारकाधीश मंदिर के सामने हमारा मकान है। तो एड्रेस ढूंढने में पहले परेशानी होती नहीं थी, तो वो पत्र केदारनाथ के हाथ में पहुंचता है और वो उस पत्र को पढ़ करके बहुत चौंक जाते हैं। उसमें वो सारी बातें बता रखी थी जो कि उनके साथ घर पे घटित हुई थी। वो आमतौर पर नॉर्मल बातें। बात की पुष्टि करने के लिए केदारनाथ अपने छोटे भाई को दिल्ली भेजते हैं। छोटा भाई जाता है और विशंबर दास जी से मिलता है उसके बाद। लेकिन जब बाबू विशंबर दास छोटे भाई को शांति देवी के सामने लाते हैं और कहते हैं कि ये रहा तुम्हारा पति, तो शांति देवी बोलती है कि ये मेरे पति नहीं बल्कि ये मेरे देवर हैं। ये सुन करके उनका देवर और परिवार वाले चौंक जाते हैं। उसके बाद शांति देवी के साथ केदारनाथ का छोटा भाई कई देर तक बात करता है और शांति देवी उसको वो सारी बातें, कब हम मंदिर जाते थे, कैसे हम उस मेले में गए, हमने कौन सी शादी अटेंड की, हमने क्या खाया, हम क्या रहते थे, मैं क्या पहनती थी, वो सारी बातें उसको बताती है। केदारनाथ के छोटे भाई के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो बिल्कुल चौकन्ना और हैरान हो जाता है। उसके बाद वो भागता है मथुरा की तरफ और सारी बातें
अपने भाई को जाकर बताता है। अब बात इतनी बढ़ जाती है तो केदारनाथ सोचते हैं कि हमें भी जाकर के एक बार मिलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये बात क्या है, क्योंकि वो सारी बातें वो लड़की जो दिल्ली में रहती है शांति देवी, वो हमारे परिवार में कैसे जानती है। और वो लोग अब केदारनाथ अपने बेटे और अपने माँ के साथ दिल्ली पहुंचते हैं। उनको इस चीज की भी हैरानी थी कि 125 किलोमीटर दूर रहने वाली एक लड़की जो कि हमसे कभी मिली जुली नहीं, जिसने कभी देखा नहीं मथुरा, वो हमारे परिवार के बारे में कैसे जानती है। और आखिरकार केदारनाथ, उसकी माँ और उसका बेटा वो पहुंचते हैं दिल्ली और फिर सामने रखे जाते हैं शांति देवी के, और शांति देवी से बोलते हैं केदारनाथ को दिखा करके, नाटक करके, कि ये तुम्हारे पति का बड़ा भाई है। इस बार शांति देवी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, आंखें नीचे करती है, बोलती है नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, यही मेरे पति केदारनाथ हैं और साथ खड़ा हुआ ये लड़का मेरा बेटा है। ये सुनकर के केदारनाथ के हाथ पैर फूल जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि हो क्या गया। उसके बाद शांति देवी केदारनाथ की सारी बातें बताती है। जब केदारनाथ उसे पूछते हैं कि तुम्हारी तो डेथ हो गई थी, उस समय बच्चा 9 दिन का था, तुम्हें अपने बच्चे को कैसे पहचान लिया, तो वो 9 साल की लड़की बोलती है कि मैं इसकी माँ हूं और माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकती। तो दोस्तों, उसके बाद केदारनाथ और शांति देवी अकेले में बात करते हैं। करने पर केदारनाथ उससे जो पूछते हैं वो उन सभी छोटी बड़ी और अकेले की बातों को वही चीजें बता देती है। केदारनाथ उससे बहुत हैरान होते हैं और साथ साथ शांति देवी इस चीज पर भी नाराज होती है और केदारनाथ को याद दिलाती है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप तीसरी शादी नहीं करेंगे। केदारनाथ बोलता है हाँ मैंने किया था। तो आपने इस लड़की से तीसरी शादी क्यों की, आपने मेरा वादा तोड़ा था। तो केदारनाथ इस बात पर भी बहुत हैरान होते हैं। शाम को जब खाने पीने की बात आती है तो शांति देवी घर पर उन्हीं सब्जियों को बनवाती है जो केदारनाथ और उनकी माँ को बहुत पसंद थे। उसका ये कहना था कि ये ही मेरी सास और मेरे पति की पसंदीदा सब्जियां हैं। शाम को खाना खाते हैं। शांति देवी अपने सारे खिलौने, जिसको वो अपना बेटा बता रही थी, उसे दे देती है। और शाम को जब वो लोग वहां से चलने लगते हैं तो शांति देवी बहुत रोती है और वहां से जाने के लिए उनके साथ जिद करती है, लेकिन परिवार वालों की व्यवस्था के कारण वो जा नहीं पाती। केदारनाथ उनका परिवार वापस मथुरा पहुंचते हैं और जब तक ये बात इतनी फैल गई थी, अखबारों में भी आ गई और बात फैलती फैलती गांधी जी तक पहुंची। तो महात्मा गांधी ने अपने आश्रम में शांति देवी को बुलाया, घंटों उससे पूछताछ करी और उससे पूछा कि आखिर कहानी क्या है। उसने सारी बातें बताई। तो उस बात की पुष्टि करने के लिए महात्मा गांधी ने एक कमेटी बनाई जिसमें लगभग 15 लोग थे, जिनमें कुछ वकील, कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ MP और कुछ शिक्षाविद थे। इन लोगों ने 24 नवंबर 1935 को अपने साथ लिया और मथुरा के लिए रवाना हुए ट्रेन में। अब ट्रेन थोड़ा लेट थी, तो ट्रेन जब लेट, शांति देवी बार बार एक ही रट लगा रखी थी कि मंदिर के पट बंद हो जाएंगे, मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। जब वो वहां पहुंचे तो उनको पता लगा, पट दरवाजे को कहते हैं और दरवाजा उस समय बंद होने वाला था, क्योंकि द्वारकाधीश के दरवाजों का बंद होने का निश्चित समय था। वहां भी उनको बहुत हैरानी होती है। जब रेलवे स्टेशन पर वो पहुंचते हैं तो उनको पता लगता है कि वो कहते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ कोई ऐसा जानकार अपना दिख रहा है। अचानक से शांति देवी को एक इंसान दिखता है, एक आदमी दिखता है और वो उसके पास जाकर उसके पैर छूती है। कमेटी जब शांति देवी से पूछती है ये कौन है, तो वो बताती है असल में यही मेरे जेठ हैं, ये मेरे पति के बड़े भाई हैं, और उसका नाम बताती है। कमेटी जब उस आदमी के पास अकेले में ये बात पूछती है तो वो खुद कहता है कि हाँ, मैं केदारनाथ जी का बड़ा भाई हूं। सारी कमेटी वहीं से हैरान हो जाती है। उसके बाद वो शांति देवी से कहते हैं क्या तुम्हें घर का रास्ता मालूम है। शांति देवी को घर का रास्ता मालूम था। रिक्शे को शांति देवी डायरेक्शन दे रही है, कमेटी के लोग पीछे बैठे हुए हैं और आखिरकार केदारनाथ का घर आ जाता है। शांति कमेटी के लोगों के साथ केदारनाथ के घर पे पहुंच जाती है और वहां पर कमेटी के लोग पूछते हैं तुमने कहा था यहाँ एक कुआं है, बताओ वो कुआं कहाँ है। शांति देवी भाग करके एक कुएं की जगह पर आती है, लेकिन वहां कोई कुआं था ही नहीं। ये देख करके शांति देवी हैरान हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है कि यहाँ पहले एक कुआं हुआ करता था, वो कहाँ चला गया। अचानक से केदारनाथ आगे आते हैं, पत्थर हटाते हैं और कहते हैं इस कुएं को बाद में ढक दिया गया था, ये कुआं वही है। तब शांति देवी कहती है मैं इस कुएं में नहाया करती थी। तभी कमेटी के लोग पूछते हैं कि शांति देवी तुमने कहा था कि तुमने कुछ पैसे छुपा कर रखे थे। तो शांति देवी बिना बताए भाग करके ऊपर वाले कमरे में जाती है जो कभी उसका बेडरूम हुआ करता था,
वहां पर एक गमले को हटाती है, उसके अंदर एक खड्डा था, खड्डे के अंदर हाथ डालती है तो उसमें कोई पैसे नहीं थे। तो कमेटी के लोग पूछते हैं तुमने तो कहा था कि इसके अंदर पैसे थे। वो बोलती है हाँ, उस समय मैंने अपनी जमा पूंजी जमा की और लगभग 150 रुपए, क्योंकि दोस्तों उस समय 150 का भाव बहुत ज्यादा था, 150 रुपए बहुत हुआ करते थे। तो कहती है कि मैंने अपने 150 रुपए वहां रखे थे। तभी केदारनाथ थोड़ी देर में बोलता है कि हाँ, मेरी पत्नी लुगदी की मौत के बाद वो पैसे मैंने निकाल लिए थे। उसके बाद कमेटी को वो सारी बातें वहां पता लगती है कि वास्तव में 1 से लेकर 100 तक वो सारी बातें शांति देवी बताती है जो लुगदी के साथ हुई थी। आखिरकार कमेटी गांधी जी को अपनी रिपोर्ट सौंपती है और बोलती है कि जी हाँ, बिल्कुल ये शांति देवी उस जमाने की लुगदी ही है। उसके बाद भी इस बात की पुष्टि करने के लिए एक और टीम बनाई जाती है और वो टीम शांति देवी के घर पर भेजा जाता है, उस घर पर जहां पर उसने जन्म लिया था, उसके पैतृक गांव, उसके माता पिता के गांव, उसके मायके में। वहां पर जब शांति देवी जाती है तो वो अपनी गलती से एक बार तो मौसी को मां कहती है, लेकिन तुरंत गले लग के फिर जाते, कहती नहीं नहीं, मुझसे थोड़ी गलती हुई है, ये मेरी मां नहीं है। और फिर दूसरे कमरे में जिस औरत को वो पहचानती है कहती है कि मेरी मां ये है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मौसी है, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे भाई हैं। उन सबको बताती है, वहीं पर भी उन सभी बातों का किस्सा छेड़ती है जो उसको याद थी। उसके बाद माँ बाप को जब पता लगता है कि शांति देवी उनकी लुगदी है तो वो बहुत एक दूसरे के गले मिल मिलकर बहुत ज्यादा रोते हैं। उसके बाद दूसरी टीम भी इस बात की पुष्टि करती है कि वो शांति देवी ही उस जमाने की लुगदी थी। अब ये बात पूरे भारत में ही फैल गई, बल्कि विदेशों तक इसकी चर्चा चलने लगी। उसी दौरान कनाडा के एक बहुत बड़े विद्वान, रिसर्चर, शोधकर्ता यान स्टीवेंसन शांति देवी से मिलने खुद भारत आते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हैं और कई देर तक उससे बातें करते हैं और वो भी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में ही ये शांति देवी ही लुगदी है। लेकिन दोस्तों, ये सुनकर के आपको आश्चर्य होगा, बचपन से इस बात की रट लगाए हुए शांति देवी कि मैं लुगदी हूं, जीवन भर कभी उसने शादी नहीं की। और आखिरकार इसी को रट लगाते हुए कि मेरे पति केदारनाथ हैं, मैंने उनसे वादा किया था, वही मेरे सब कुछ थे। 27 दिसंबर 1987 शांति देवी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, इस कहानी में लुगदी जो कुछ ही साल जी, उसके बाद उसकी मौत हो गई। बाद में वो शांति देवी बनकर उसने दिल्ली में जन्म लिया। दिल्ली में वो हमेशा अपने परिवार को याद करती रही और 1987 में उसकी दूसरी मौत हुई। इस तरह से पुनर्जन्म की एक ऐसी घटना जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खुद गहरा इंटरेस्ट लेते हुए इस बात की पुष्टि की कि वास्तव में वो शांति देवी ही उस जमाने की लुगदी थी, जिसको अपनी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों बातें याद थी और बिल्कुल वो बातें स्पष्ट थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी शांति देवी और लुगदी की। कल फिर मैं मिलूंगा आपसे एक दूसरी कहानी के साथ। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं कल आपको सुनाऊंगा। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ बिल्कुल खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।